देखिए बात होगी चैप्टर की वर्क एनर्जी एंड पावर। चूँकि हम बात कर रहे हैं नीट फिजिक्स की, तो चूँकि नीट में बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट नहीं आता जैसे जेई वगैरह में बात पूछा जाता है, यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट आता है। अगर बेस क्लियर है स्टूडेंट का तब तो ठीक है भाई। बेसिक का मतलब क्या है, आपको डॉक्टर बनाना है। अब डॉक्टर तो अगर हमको 2 बार सिखा दो हार्ट की सर्जरी हम कर ले जाएंगे ऐसे काटो ऐसे सिलो, ऐसे टाँका लगाओ या ये इंजेक्शन लगा दियो, यहाँ पर इंजेक्शन लगा के ये नस में गुजर दो, हम भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है। पर थोड़ी टेक्नोलॉजी आपको सिखानी पड़ती है कि थोड़ा सा ऐसे, तो आप हो गए भाई। आजकल कोई दिमाग तो लगाना नहीं आपको, सब कुछ तो वो बता देते हैं। वो एक्सरे मशीन, ये मशीन तो हम लोग बनाते हैं फिजिक्स वाले भाई, सब मशीन तो हम ही बनाते हैं, आप लोग नहीं काम है। अच्छा फिजिक्स का काम है, लेकिन एक बात बता दें, यूएस में जो एमबीबीएस लड़के करते हैं, हमारा एक आध स्टूडेंट है जिनको हम पढ़ाए हैं, तो वहाँ पर फिजिक्स कंपलसरी नहीं है। आपको नीट प्रिपरेशन के लिए, मतलब नीट नहीं, कुछ नाम दूसरा है वहाँ पर है, तो वहाँ आपको फिजिक्स नहीं पढ़ना है, आपको मैथ्स कंपलसरी वहाँ पर है। मैथ्स मतलब आपका फिजिक्स नहीं होगी। इसलिए जो लोग, इसलिए अभी एक स्टूडेंट थी, वो इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती थी, यूएस में थी वो, अब उसको इंडिया में नीट, चूँकि इंडियन थी तो नीट भी देना चाहती थी, और फिजिक्स वहाँ कंपलसरी थी नहीं, फिजिक्स ली नहीं उसने, मैथ ली उसने, तो अब फिजिक्स वो हमसे पढ़ती थी कि यहाँ पर आकर के देंगे। लेकिन बाई चांस कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ का एग्जामिनेशन, वहाँ का एग्जामिनेशन कोलैप्स कर गया उसका, तो फिर फिजिक्स उसको फिर कर नहीं पाई। कुल मिला करके खैर चलते हैं। देखो सबसे पहले बात, बहुत छोटे क्लास, चूँकि चैप्टर ही वर्क एनर्जी एंड पावर क्लास 6 का लग रहा है, नहीं वहाँ से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमने पढ़ा है वर्क के बारे में, बहुत अंदर तक नहीं जाएंगे, बताएंगे सब कुछ लेकिन प्रूफ नहीं कराएंगे। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, द प्रोडक्ट, हाँ नहीं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऐसा थोड़ी है कि फोर्स किधर लगा दें बॉडी कहीं और चली जा रही है, हैं आप धक्का मार रहे हो, जीना में ऊपर चढ़ा रहे हो और बॉडी गिर गई जीने की उधर उस दूसरी तरफ, ऐसा नहीं होगा। तो यानी कि इसकी डेफिनेशन होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे कोई बॉडी आपके पास है, मान लीजिए आपने इस पर फोर्स लगाया और फोर्स लगा के बॉडी डिस्प्लेस होकर यहाँ आ गई डी डिस्टेंस पर, तो हम जानते हैं वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो स्केलर फॉर्म हो गया, और वेक्टर में लिखेंगे तो आएगा एफ डॉट डी, ठीक है, यानी एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। एफ डी कॉस थीटा क्यों लिखा गया, जो थीटा होता है वो फोर्स, और नहीं क्यों लिखा गया है एफ डी कॉस थीटा ही क्यों लिखा गया है, उसका रीज़न है ना भाई। देखिए अगर ये बॉडी मान लीजिए ऐसे है, ये बॉडी है, ठीक है, ये किसी टेबल पे रखी हुई है, ये मान लीजिए वो टॉय कार है आपके पास, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, इस पर फोर्स लगाया यहाँ पर, ठीक है, थीटा एंगल पर, और ये टॉय कार थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ गई। नहीं ये ना बताना कि छोटी कैसे हो गई, मतलब उससे साइज से कोई मतलब नहीं है। और उसने एस डिस्प्लेसमेंट किया, डी डिस्प्लेसमेंट किया, तो क्या जिधर फोर्स लगाया उधर टॉय कार गई, जिधर गई क्या उधर फोर्स लगाया, उधर जिधर फोर्स लगाया उधर गई नहीं, और जिधर गई उधर फोर्स नहीं लगाया तो गई कैसे, क्योंकि न्यूटन कहते हैं अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फोर्स तो लगा है ना। तो आपने कहा जिधर फोर्स लगाया उधर बॉडी गई नहीं, और जिधर बॉडी गई उधर फोर्स लगाया नहीं है, चली कैसे गई। तो इसका मतलब फोर्स का एक कंपोनेंट है जो इधर की ओर लग रहा है, तो थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट क्या होता है, एफ कॉस थीटा, थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट, ध्यान रखना। अगर मान लीजिए, अगर हाँ मतलब जनरली हम जो याद रखते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस याद रखते हैं, जी नहीं, अगर मैंने आपको ये थीटा दे दिया होता तो ये कंपोनेंट कॉस का होता, ये कंपोनेंट साइन का हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट कॉस होता है, चूंकि जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है उधर फोर्स का एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा है, इसलिए फोर्स की जगह आपने लिखा एफ कॉस थीटा इंटू डी, इसलिए इसको एफ डॉट डी लिखा जाता है। नहीं समझे, मतलब एफ डॉट डी की वजह से एफ डी कॉस थीटा नहीं है, एफ डी कॉस थीटा की वजह से एफ डॉट डी है, ठीक है। तो ये हो गया वर्क। अब सिंपल सी बात है, अगर थीटा चेंज हो जाएगा, भाई मान लिया केस नंबर 1 है, अगर थीटा 0 डिग्री है तो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी हो जाएगा। तो मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वर्क होगा, ठीक।
ठीक है, मैक्सिमम की मतलब नहीं वर्क पॉजिटिव आएगा। अगर थीटा 180 डिग्री है तो वर्क कितना हो जाएगा, माइनस एफ डी होगा, तो वर्क निगेटिव होगा। अगर थीटा 90 डिग्री है तो वर्क कितना होने वाला है, 0। भाई जैसे कि एग्जाम्पल आता है कि कोई कुली है, मान लीजिए, अपने नोट करते हैं ये रफली, इसको आपको अलग से कॉपी बना के नोट्स बनानी है, जो रफ आपने बनाई उसी में वो लिखते जाओ और अपने दिमाग में फीड करते जाओ। क्योंकि होता क्या है, एट स्पॉट वहाँ पर जब आपको पेपर मिलेगा तो फट से आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर हम कह रहे हैं नीट का पेपर टफ नहीं आता है। पेपर में 100% नंबर भी लाए जा सकते हैं, नहीं ये नहीं है नहीं लाते, तो लड़के ही लाते हैं ना, जो लेके आते हैं वो लड़के ही स्टूडेंट ही होते हैं, और ये धरती में ही रहते हो, अगर इंडियन है तो इंडिया में ही रहते हो। भाई जैसे कहा गया कि कोई कुली है और कुली अपने सर पे बोझा लेकर के, ऐसे ये कुली हो गया, ये ऐसे कुली हो गया, हाथ ऐसे लगा दो इसको, सर पे बोझा लेके आगे बढ़ा और ये कुली आ गया, ये बोझा लेकर के यहाँ पहुँच गया, ऐसे हाथ लगाए हुए हैं, और ये डी डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसने वर्क कितना किया, 0। भाई उसका रीज़न है कि बोझे का जो वेट है वो नीचे की ओर राइट कर रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर की ओर है, तो डिस्प्लेसमेंट और वेट के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो इसका मतलब कुली से आप काम कराइए तो उसको पैसे मत दीजिए, कहे कैसा पैसा, और किताब साथ में रखिएगा, ये देखो वर्क डन बाय यू इज 0। तो भाई उसने मस्कुलर वर्क किया है तो उसका पैसा लेता है, ये फिजिकल वर्क नहीं हुआ है, लेकिन मस्कुलर वर्क है तो पैसा दे देना, वरना कुलियों में बड़ी एकता होती है, घुसड़ देंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर आप हाँ, तो इस प्रकार से वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है। मतलब वर्क 0 होने का मतलब ये नहीं कि बॉडी में फोर्स नहीं लगा है, फोर्स लगा है लेकिन उसमें थीटा 90 डिग्री है, ठीक है। निगेटिव वर्क कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 से बड़ा होता है। ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, भाई देखिए, जैसे कोई मतलब वर्क हम पॉजिटिव लेते हैं, वर्क हम पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव तब होगा जब थीटा एक्यूट होगा, मतलब फोर्स जिधर लग रहा है बॉडी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही है, या उस डायरेक्शन में फोर्स का कोई कंपोनेंट है। और अगर वर्क के बारे में कहा जाए निगेटिव हो रहा है तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, यानी ऑब्ट्यूज हो जाएगा। कब होता है, जैसे हम एक गाड़ी है, गाड़ी चल रही है और हमने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने से फोर्स हम किधर लगा रहे हैं, एक्चुअली उस गाड़ी पर ब्रेक लगाने से जो फोर्स लगा रहे हैं वो किधर लगा रहे हैं, हम उसमें फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं ना, हम फोर्स पीछे क्यों लगा रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, यानी हम फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहे हैं, एफ लगा रहे हैं, और बॉडी तो इधर जाके रुकेगी। भाई फिलहाल ब्रेक लगाते ही तो बॉडी रुक नहीं जाएगी, थोड़ी दूर बाद ही रुकेगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में थीटा 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर वर्क जो होता है वो निगेटिव आता है, एफ डी कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। तो जहाँ पर ऐसा होता है कि वर्क निकालने में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है वो 180 डिग्री है या ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से बड़ा है, उस समय जो थीटा होगा वो कॉस की वैल्यू निगेटिव होती है, तो वर्क निगेटिव होता है, ठीक है। तो ब्रेक वाला एग्जाम्पल हो गया। लिफ्ट में मान लिया हम जा रहे हैं, मान लिया लिफ्ट का कंसेप्ट क्या होता है। अब लिफ्ट में क्या होता है कि लिफ्ट में जो हमारा वेट है वो नीचे की ओर एक्ट करता है, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, हम चूँकि यहाँ से यहाँ पहुँच गए, हमारा डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर होता है डी। तो अगर हम ध्यान से कहें कि भाई आपके वेट और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल है, तो प्रैक्टिकली देखो यहाँ पर हमने क्या कहा, जब कोई क्वेश्चन आएगा तो बी प्रैक्टिकल, क्योंकि देखिए फिजिक्स का मतलब होता है आपके चारों ओर जो घटित हो रहा है उसी के बारे में बात होती है। अब आप कहोगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन घटित दिखता नहीं लेकिन महसूस तो ऐसा होता है, ज़िंदगी भर याद रखेगा आदमी, हाय दैया इतनी देर करंट मार दिन 23, ठीक है। तो प्रैक्टिकली समझेंगे कि लेफ्ट अगर ऊपर की ओर जा रही है तो आपके वेट और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितने डिग्री का है, यार थीटा इज 180 डिग्री। तो यहाँ वर्क क्या आने वाला है, -FD आने वाला है, निगेटिव आने वाला है। और अगर लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही है तो इसका मतलब थीटा 0 डिग्री है, तो उसमें वर्क FD cos 0 यानी FD आने वाला है, यानी पॉजिटिव आने वाला है। तो वर्क निगेटिव कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच एंगल 180 डिग्री हो या ऑब्ट्यूज हो, 90 से बड़ा हो,
ठीक है, तो वर्क निगेटिव होगा। ठीक है, वर्क 0 कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री हो। अब उसमें हम जनरली छोटे क्लासेस में हमको कुल ही सस्ता मिलता है भाई। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मूव कर रही है, वर्क 0 कब होता है? मान ली बॉडी कोई सर्कुलर मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन, तो बॉडी का जो मूवमेंट है वो इधर की ओर जो हो रहा है, और ये फोर्स हमेशा सेंटर की ओर काम करता है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में भी जो डिस्प्लेसमेंट होता है, देखिए बॉडी जाती तो यहाँ से यहाँ है, बॉडी जाती इधर की ओर है। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि हर रोटेशन के बाद या हर हल्के से मूवमेंट के बाद आप उसको सेंटर की तरफ खींच लेते हैं, इसलिए वो इधर आ जाती है, फिर वो इधर आ जाती है। लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, इसलिए वर्क कितना होता है? 0। अगर दूसरी बात करें कि बॉडी, अगर हमको थीटा की बात ना करें, थीटा दिमाग में नहीं आ रहा है, तो हम जानते हैं कि बॉडी यहाँ से चली और अल्टीमेटली घूम करके यहीं पे आ गई, तो एक रोटेशन कंप्लीट करने में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 डिग्री। तो वर्क इसलिए भी 0 हो गया, लेकिन वो यहाँ कंसेप्ट नहीं लग रहा है। हमने सर्कुलर पाथ की बात की, हमने ये नहीं कहा कि वो एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है। हो सकता है वो यहाँ से बॉडी यहाँ तक आ जाए, तो यहाँ से यहाँ तक आई, तो क्या कंप्लीट रोटेशन उसने किया? नहीं किया ना। क्या सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर रही है? तो सर्कुलर पाथ में मूव की बात मतलब हमको ये देखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच एंगल कितना होता है। तो 3 केसेस आ गए कि कब बॉडी का वर्क निगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, कब 0 होता है। 0 एक और केस में होता है कि मान लीजिए बॉडी इज नॉट इन मोशन, बॉडी इज नॉट इन मोशन। अब आप कहेंगे मोशन में नहीं तो फोर्स कहाँ से हुआ? क्यों भाई, आप बैठे हैं तो क्या आप पे फोर्स नहीं लग रहा है? लग रहा है, केवल ग्रेविटेशन थोड़े लग रहा है। जहां बैठे हैं वहां ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर, अगर ग्रेविटेशन फोर्स की ओर लगता तो धस जाते, आप पाताल लोग चले जाते भाई। अगर नीचे की ओर फोर्स लग रहा है तो हमें नीचे जाना चाहिए ना। एक्चुअली में नीचे की ओर फोर्स लग रहा है तो नीचे से एक रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है जो बैलेंस कर रहा है। हवा का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमको दबा रहा है, तो इधर से जो दबा रहा है उधर इतना इधर से भी दबा रहा है, इसीलिए हम बैलेंस्ड हैं। तो हम इक्विलिब्रियम में हैं। तो इक्विलिब्रियम में है मतलब बॉडी रेस्ट में है, मोशन में नहीं है। तो मोशन में नहीं है तो उस केसेस में भी वर्क 0 होता है, फोर्स होने के बावजूद भी। तो ये 3 केसेस हो गए, समझ में बात आ गई। इसके बाद देखो, हम बार बार कहते हैं कि नीट में बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट आते हैं। जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नीट के तो आप कहेंगे है दिया इतना सा, अरे आसान, अरे वाह, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इतना मतलब थोड़ा सा तो टेक्निकल होगा ही। अगर हार्ट की सर्जरी करनी है इतना आसान तो निकाल के बाहर रख दी नल के नीचे धोए डालने होगा। तो ये तो है ना। यूनिट क्या होगी? तो यूनिट आप जानते हैं वर्क का फॉर्मूला तो वैसे तो FD cos थीटा होता है। तो पहली अब जो MKS यूनिट होती है जिसको SI यूनिट कहते हैं वो F की न्यूटन होती है, इसकी मीटर होती है, या इसको शॉर्ट में हम या दूसरा नाम इसका जूल देते हैं। CGS यूनिट क्या होती है? हम जानते हैं न्यूटन की डाइन होती है, मीटर को सेंटीमीटर कहेंगे, या शॉर्ट में इसको दूसरा नाम इसका अर्ग होता है। और 1 जूल कितने अर्ग के इक्वल होता है? मान ले नहीं मालूम, सुनो ध्यान से। आपने कहा 1 जूल का मतलब 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, सही कहा मैंने भाई। जब किसी बॉडी में 1 न्यूटन का फोर्स लगा करके उस बॉडी को 1 मीटर डिस्प्लेस करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो आपने वर्क 1 जूल किया, सही कहा मैंने। तो अगर मैं 1 न्यूटन को CGS में कन्वर्ट करना चाहूं तो 1 CGS में न्यूटन का यूनिट क्या होता है, मतलब फोर्स का यूनिट क्या होता है? डाइन होता है। और 1 न्यूटन में कितने डाइन होता है? ले, ये भी नहीं मालूम, नहीं मालूम ना। वेरी गुड। देखो एक मिनट, एक शांत रहिए। फोर्स बराबर MA होता है, M होता है kg, और F होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं समझे?
यानी अगर 1 kg की बॉडी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेगी तो क्या मैं कहूँगा इस पर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं CGS में करूं तो 1 kg को हम 1000 ग्राम ले सकते हैं और 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। तो ये वैल्यू भी तो 1 न्यूटन ही हुई ना भाई, है तो वही चीज़ लिखी है ना, चेंज थोड़ी किया हमने। तो ये आपका 1000, ये 100, तो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये डाइन होता है ना, तो 10⁵ डाइन हो गया। धन्य हो, हैं, एक साल में ऐसा खा गए। तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है, ठीक है। तो यानी कि 1 न्यूटन हो गया 10⁵ डाइन और इंटू 1 मीटर हो गया 100 सेंटीमीटर, मतलब 10⁷ डाइन सेंटीमीटर, या इसको 10⁷ अर्ग कहते हैं। तो 1 जूल का जो CGS वैल्यू होती है अर्ग, वो 10⁷ होती है। ये डायरेक्ट कन्वर्जन के काम में आती है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि बहुत छोटी बात है, तो छोटी बात, लेकिन दिमाग भी तो सामने वाले का छोटा है। अभी मैं बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी कर रहा था तो हम कई एक आधे स्टूडेंट देख रहे थे गॉस थ्योरम, गॉस बहुत अच्छे आदमी थे, इतने अच्छे आदमी थे कि कहा बताइए बहुत अच्छे आदमी थे, और पीछे वाला कोशिश कर रहा था ये कुछ हमको बता दे। तो हम कहा क्या बता दे, खुद भिखारी है, इसके बाद खुद एक और रुपया नहीं, क्या मांग रहे हो इससे। ये कहानी ऐसी लिख रहा है कि गॉस ऊपर से रो रहे होंगे। तो भाई ध्यान रखिए, याद हो गया ना। अच्छा, एक ग्रेविटेशनल यूनिट होती है, एक ग्रेविटेशनल यूनिट होती है। तो एक्चुअली होता क्या है, जो फोर्स की यूनिट होती है वो केजी वेट कर दिया जाता है। तो यानी कि इसकी जो ग्रेविटेशनल यूनिट होती है, ग्रेविटेशनल यूनिट वो होती है केजी वेट मीटर। इसमें केजी वेट आपका होता है, केजी वेट भी कहते हैं, कहीं कहीं केजी फोर्स कहते हैं। आपने फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट पढ़ी है केजी फोर्स, आपने फोर्स की जो ग्रेविटेशनल यूनिट पढ़ी है वो केजी फोर्स पढ़ी है ना। और केजी फोर्स को इनटू मीटर कर देंगे तो ग्रेविटेशनल यूनिट, वर्क की ग्रेविटेशनल यूनिट होती नहीं है, लिखी नहीं जाती कहीं पर, मतलब वो आपसे ऐसा लिख करके नहीं आएगी कि ग्रेविटेशनल यूनिट क्या है, लेकिन आपसे 1 किलोग्राम मीटर कह सकते हैं। वो 1 किलोग्राम मीटर या किलोग्राम फोर्स मीटर भी कह सकते हैं, केवल केजी मीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक यूनिट होती है। और केजी फोर्स को हम जब जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जब हम इसको 9.1 केजी फोर्स मीटर, केवल केजी मीटर भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, आप केवल केजी मीटर भी कह सकते हैं, केजी मीटर। तो 1 केजी मीटर होता है 9.8 न्यूटन, सॉरी न्यूटन मीटर, यानी 9.8 जूल होता है, ठीक है। अगर ग्राम सेंटीमीटर कर दोगे, अगर 1 ग्राम सेंटीमीटर तो 980 डाइन सेंटीमीटर होगा, या 980 आपका अर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप चेंज कर सकते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट को, ठीक है। तो ये आपका तो हो गया भाई यूनिट क्या होती है। अगर डायमेंशन निकालने की बात की जाए, देखो डायमेंशन चाहे जिसका हो, आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए फटाक से निकालना। और जैसे कोई भी फार्मूला आपके सामने आएगा, जब आप तैयारी करेंगे तो जितने भी फार्मूले आएंगे फटाक से आप उनके पहले डायमेंशन निकालेंगे, मतलब कोई ना कोई आए तो निकालने की आदत हो। तो अगर मैं कहूँ भाई इसकी डायमेंशन क्या होती है, तो आप कहेंगे भाई वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की मालूम है आपको। अब कभी कभी फोर्स की भी नहीं मालूम होती है तो हम कहेंगे ma इंटू डिस्प्लेसमेंट, कभी कभी a की भी नहीं मालूम होती है तो डेल्टा v अपान डेल्टा t होता है, कभी कभी v की नहीं मालूम होती है तो फिर गड़बड़ है, ठीक है। तो इसलिए हम ये नहीं निकालने जा रहे हैं। फोर्स की होती है ml t इनवर्स 2 और d की l होती है, तो इसकी हो जाएगी आपकी ml स्क्वायर t इनवर्स 2। ये डायमेंशन होती है, ये डायमेंशन होती है, डायमेंशन फार्मूला होता है, ये डायमेंशनल फार्मूला होता है। एक्चुअली डायमेंशन इसकी पावर होती है, लेकिन लिखा जाता है डायमेंशन ही, ठीक है। तो ये डायमेंशन इसकी होती है। और हमने कहा था वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ होती है, चाहे जिस टाइप का वर्क हो, चाहे जिस टाइप की एनर्जी हो। तो अगर कोई एनर्जी आपको दे दी जाए, मतलब चाहे ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो, सबकी डायमेंशन सेम आने वाली है। तो सबकी डायमेंशन वर्क की होती है, तो वर्क की याद हो गई तो सबकी याद हो गई, ठीक है। अच्छा,
अब कभी कभी क्या होता है कि फोर्स जो दिया होता है वो 3 डायमेंशनल दिया होता है, मतलब उसका x कंपोनेंट भी होगा, y कंपोनेंट भी होगा और z कंपोनेंट भी होगा। मतलब आपको कभी कभी फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया होता है। मान लिया फोर्स वेक्टर फॉर्म में दे दिया Fx इंटू आई कैप प्लस Fy इंटू जे कैप प्लस Fz इंटू के कैप, मतलब ये आपका 3D हो गया, ठीक है, आई जे के। और आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया d, वो हो गया dx, d1 मान लो, x बार बार दिक्कत करेगा, d1 इंटू आई कैप प्लस d2 इंटू जे कैप इंटू d3 इंटू के कैप। fx, fy और fz ये क्या है? फोर्स के कंपोनेंट हैं along x एक्सिस, along y एक्सिस, along z एक्सिस, ठीक है। और वर्क अगर निकालना है तो क्या लिखा जाएगा? f डॉट d, मतलब fx इंटू आई कैप प्लस fy इंटू जे कैप प्लस fz इंटू के कैप डॉट d1i प्लस d2j प्लस d3k। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट करना आपको आता है? आपने पढ़ा है कि भाई i का i से डॉट करें, डॉट की बात हो रही है, j का j से करें या k का k से करें, वैल्यू क्या आने वाली है? 1। और अगर i का किसी और से करते हैं, j से करते हैं या j का k से करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? 0। तो यानी इसका डॉट खोलेंगे तो i का i से करेंगे, j का j से करेंगे और k का k से करेंगे, तो ये आएगा fx इंटू d1 प्लस fy इंटू d2 प्लस fz इंटू d3। तो ये वर्क का फॉर्मूला ये हो सकता है। अब देखो, ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप वहाँ जाकर डॉट प्रोडक्ट करेंगे। भाई आपको वहाँ दिखाना नहीं, आप देखो कि fx का मल्टीप्लाई d1 से कर दो, इसके j का कोफिशिएंट इसके j वाले से, इसके k का इसके k वाले से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब वो रिजल्ट आने के बाद ये पॉजिटिव आ जाए, निगेटिव आ जाए, 0 आ जाए, वो बात की बात है, ठीक है। तो ये अब मान लिया वर्क निगेटिव आ गया, ठीक है। अब निगेटिव आ गया और आपसे पूछ रहे हैं कि निगेटिव आने का रीज़न बताओ, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए निगेटिव आ रहा है। वर्क 0 क्यों आ रहा है? भाई वर्क 0 क्यों आ रहा है? नेट फोर्स 0 तो आप बोलोगे नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि फोर्स है 2i प्लस 3j प्लस 4k और आप लिख रहे हो नेट फोर्स इज 0। सबने बताया था हम बैठे हैं तो नेट फोर्स, अरे वहाँ फोर्स दिया है, नेट फोर्स 0 थोड़ी है, ठीक है। तो आप कहेंगे यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है। देयर इज ए एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, इसलिए वो 0 आया हुआ है, ठीक है। तो ये हमने कंसेप्ट थोड़े बहुत पढ़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इसमें एक खासियत है। खासियत ये है कि फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट, नहीं समझे? मतलब थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि वेक्टर फॉर्म में आपसे कहते हैं कि बॉडी पे फोर्स लगा, मान लीजिए ये लगा 2i प्लस 3j प्लस 4k। मतलब अगर हम कहें कि फोर्स का x कंपोनेंट 2 है, y कंपोनेंट j है, 3 है और z कंपोनेंट 4 है, यानी अगर मॉडुलस निकालें तो √2² प्लस 3² प्लस 4² होगा, है ना। अब उन्होंने कहा बॉडी जो है एक पॉइंट A से लेकर के B तक डिस्प्लेस हुई और उन्होंने पोजीशन वेक्टर ऑफ A दे दिया, ऐसा दे दिया 3i प्लस 2j प्लस 3k, और B का दे दिया पोजीशन वेक्टर 2i प्लस 2j प्लस 7k, ऐसा कुछ दे दिया आपको, ठीक है। और आपसे कहा वर्क निकालो, तो वर्क निकालने के लिए फोर्स तो दिया हुआ है, लेकिन हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा ना पहले। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो ए बी हुआ है, और आप जानते हैं, हम जानते हैं इसको पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। मतलब ये आएगा 2i प्लस 2j प्लस 7k माइनस 3i माइनस 2j माइनस 3k, 2i कट जाएगा, 2j, तो 2i माइनस 3i आएगी माइनस का i और प्लस का 4k, तो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो कभी कभी डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ता है, इसके बाद वर्क आप निकालेंगे। W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, तो F होगा आपका 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट
माइनस आई प्लस 4k। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हो कि आई का आई से होना है मल्टीप्लाई 1 होता है, तो ये माइनस का 2 आएगा, प्लस का 816 आएगा, ये हो जाएगा 14 जूल, अगर ये एसआई यूनिट है, या 14 यूनिट जो भी हो, ठीक है। तो 90% केसेस में अगर इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है तो वो ऐसा ही देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो जानते हैं कि बायो स्टूडेंट ये मैथमेटिकल पार्ट में कंफ्यूज होगा, ठीक है। वो कंफ्यूज नहीं होगा तो दिक्कत होगी, और कंफ्यूज होगा, वो बोले हार्ट में दिक्कत, किडनी में दिक्कत, कहने उसने लंग्स निकाल दिए, सब निकाल, लंग्सों निकाल दिया, हार्टों निकाल दिया, और चेक करेंगे बाद में भाई कंफ्यूज तो करना उनका वो लाजमी है उनका, ठीक है। तो नोट कर लिया इसको। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो हमने कहा जो फार्मूला हमने यूज़ किया है, नोट कर लिया, जो फार्मूला हमने यूज़ किया है इसमें आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस पूरे डिस्प्लेसमेंट, थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट आपका जो वर्क, सॉरी जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। यानी अगर बॉडी 10 मीटर डिस्प्लेस हुई है और फोर्स 7 न्यूटन का लगा है तो थ्रू आउट द 10 मीटर 7 न्यूटन ही लगा हुआ है। लेकिन मान लीजिए कोई वेरिएबल फोर्स लगा होता, तब क्या करते? तो नेक्स्ट आता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स में कैसे करें हम? तो हम इसमें एक दिक्कत हमारे सामने, हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लगा सकते। भाई फोर्स कौन सा? आपने कहा 2 न्यूटन, बोलो 2 न्यूटन कितने समय तक? आपने कहा फोर्स 2 से चेंज होते होते 5 हो गया, 2 हुआ, 2.1 हुआ, 2.2 हुआ, तो चेंज हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी अगर ग्राफ खींचें, हम मान लेंगे कि फोर्स है जो एक्स का फंक्शन है, मतलब दूरी के साथ साथ चेंज हो रहा है। भाई फोर्स टाइम के साथ साथ भी चेंज हो सकता है, लेकिन चूंकि फोर्स का मल्टीप्लाई हम डिस्टेंस से करते हैं, डिस्प्लेसमेंट से करते हैं, तो फोर्स एक्स का फंक्शन है। तो फोर्स और एक्स के बीच ग्राफ खींचा तो ग्राफ कुछ ऐसा मिला, नहीं समझे? अब हमने कहा बॉडी x1 से लेकर के, या x बराबर a से लेकर के x बराबर b तक डिस्प्लेस हुई। तो अब बताइए एक्चुअली टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बॉडी का? b माइनस ए। भाई x माने ये दूरी यहां से लेकर के a है, यहां से b है, तो b माइनस ए हुआ। तो हम वर्क निकालने के लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लगा सकते थे? नहीं लगा सकते थे। लेकिन फोर्स की वैल्यू क्या रखें हम? फोर्स की वैल्यू क्या रखें भाई? अच्छा, अगर फोर्स ऐसे होता फिक्स और ये आपका b माइनस ए होता तो f इंटू डी कर देते। तो हमने क्या किया, जो मैथमेटिक्स से कहती है कि भैया ऐसा करो, इसके छोटे से टुकड़े कर दो, छोटे से टुकड़े, बहुत छोटे, बहुत छोटे करें दिखेगा नहीं आपको, इसलिए थोड़ा बड़े कर रहे हैं। ये इतने छोटे टुकड़े हैं कि हर टुकड़े की चौड़ाई 0 है लगभग, ठीक है। सुनो ध्यान से, ये एक रेक्टेंगल टाइप बना नहीं बना? आपने कहा कहाँ बना? बन दिख रहा है तुमको? रेक्टेंगल दिख रहा है। रेक्टेंगल में ऊपर ये नहीं पूंछ निकली हुई है, तो अगर पूंछ निकली थोड़ा और थोड़ा नज़दीक कर दो, इसको नज़दीक कर करके इतना नज़दीक कर दो कि इसका ये जो पूंछ है वो गायब हो जाए, तो रेक्टेंगल हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर ये दूरी हम dx मान लें और ये फोर्स F मान लें, तो आपका जो वर्क F इंटू डी एक्स हो जाएगा। अच्छा, ये भी हम मान के चल रहे हैं। अब आपने कहा, आप तो कह रहे थे फोर्स चेंज हो रहा है। अरे भैया फोर्स चेंज हो गया, अगर 2 से 3 हुआ है या 2 से 2.1 हुआ होगा तो एक आध माइक्रो सेकेंड तक तो 2 रहा होगा ना, नहीं रहा होगा। तो हमने मान लिया कि हमारे dx डिस्प्लेसमेंट पे फोर्स नहीं चेंज हुआ, यहां आके चेंज हो गया, इसके बाद फोर्स कुछ और हो गया, फिर थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इन सब का मल्टीप्लाई करते जाएं। भाई यहां 2 था मान लेते हैं, यहां पर 2.1 हो गया, यहां तक 2.1 रहा, तो इसका वर्क निकाल लिया, यहां 2.2 हो गया, इसका वर्क निकाल लिया, और सब वर्क उठा के क्या कर दिया हमने? ऐड कर दिया। और ऐड करने की भाषा को मैथमेटिक्स में इंटीग्रल कहा जाता है। अब ये मैथमेटिक्स है, चूंकि थोड़ी बहुत लगानी पड़ेगी, ठीक है। शर्त यह है कि फोर्स x का फंक्शन होना चाहिए, और x1 से लेकर के x1 बराबर x बराबर a से लेकर के, या यहां लिख देते हैं a से लेकर के b के बीच इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क निकल आए। समझ में बात नहीं आई? तो ये फार्मूला आपको कब लगाना है? जब फोर्स वेरिएबल हो, फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही हो, ठीक है।
अब इसको इंट्रीगेट कहते हैं, कैसे करते हैं समझ लीजिएगा। अब इंट्रीगेट में तो हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल की 32 एक्सरसाइज हैं जो 1.5 महीने लगाते हैं, 45 दिन चाहिए हमको। डेफिनेट मतलब कुल मिलाकर इंटीग्रेशन पढ़ाने के लिए हमको चाहिए कम से कम 2 महीने का, नीट तक इंटीग्रेशन पढ़ा लेंगे, तो हमें वो नहीं पढ़ाना आपको। सुनो ध्यान से, dx का मतलब होता है x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर केवल dx आ जाए और इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ भी ना हो, अब आप कहेंगे कुछ भी नहीं होगा तो फोर्स कहाँ से आएगा? अरे फोर्स 1 न्यूटन दिया हुआ है, तो यानी कि इसके साथ 1 आ गया तो इसका इंटीग्रल x होता है, नहीं समझे। और अगर dx के साथ में x की पावर n आ जाए तो इसका इंटीग्रल x की पावर n+1 अपान n+1 होता है। x वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में कह रहे हैं पावर में कांस्टेंट है, और अगर इसके, अब सुनो ध्यान से, अगर 1/x आ जाए, 1/x में x की पावर क्या है? 1/x में x की पावर क्या हमने बोला आपसे? अगर मैं कह रहा हूं 1/x में x की पावर तो 1 है ना, 1/x में पूछ रहा हूं ना, नहीं तो अदरवाइज तो x में इनवर्स लिखा हुआ है। कहे तुम सही रहे हो, ठीक है। अगर 1/x अकेला है तो इसका इंटीग्रल आएगा log x to base e, ठीक है। अगर x की पावर कुछ और होती, 1/x² होता, तो ऊपर शिफ्ट कर देते इसको और ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते, तो तीनों समझ में आ गए। तो अगर x का फंक्शन होगा तो 3, हाँ 1/x का log x होता, log लिखना आता है आपको, log लिखना आता है, आपने हाई स्कूल में सीखा था। ऐसे लिखा जाता है log 7, यहां बेस लिखा जाता है, मालूम है ना? ना मालूम हो तो बताएं, नहीं मालूम, धन्य हो। तभी तो कुछ कुछ डॉक्टर गड़बड़ ऑपरेशन कर देते हैं। देखिए, अगर मैं कहूं 5² = 25, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर इसको लॉग की फॉर्म करेंगे तो लॉग, ये जो आंसर है ना वो यहां लिखा जाता है, और ये 5 बेस यहां लिखा जाता है, वो आंसर 2 होता है। लॉग में लिखने का तरीका होता है ये, तो इसको बेस कहते हैं, ठीक है। तो ये इस वाले क्वेश्चन में ये 3 फार्मूले आपके लग सकते हैं। अब ये भी हो सकता है कि फोर्स को sin x का फंक्शन कर दें, तो फिर फार्मूले तो बहुत सारे बन सकते हैं। sin x का इंटीग्रल cos x होता है, तो इंटीग्रल नोट कर लिया। अब यहां लिमिट रखनी है, अगर 1/x² आएगा तो फिर इसको log x² नहीं लिखेंगे, फिर इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे और ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे x⁴n का। अब आप कहेंगे इसको क्यों नहीं शिफ्ट किया? इसको शिफ्ट करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगी वैल्यू, इनफाइनाइट। अगर मैं इसको शिफ्ट कर देता, मैं इसको फिलहाल रब कर दूं, इसका काम तो खत्म हो गया ना। अगर मैं इसको शिफ्ट कर देता 1/x को, अरे वहां नहीं मैं जा रहा हूं, ठीक है, तो इसको नोट करिए आप। अब देखो 2 तरीके से इसको समझिएगा। हमने 2 एग्जाम्पल मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। हमने अभी कहा कि भाई ग्राफ की मदद से आपने क्या किया है, आपने क्या किया, ये वाला एरिया निकाला है, रेक्टेंगल हमने इसको मान लिया था, और इसका एरिया आपको वर्ग बताता है, ये बताता ना हमने। मतलब इस वाले का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ये ग्राफ था, और ग्राफ में ये वाला जो एरिया था, जो भी एरिया है, ये पूरा एरिया अगर हम निकाल लें तो ये एरिया आपको बताएगा वर्क, यही हमने कहा ना। अब चूंकि ऊटपटांग टाइप का एरिया था तो इंटीग्रल कर दिया हमने, लेकिन अगर ऊटपटांग टाइप का नहीं है, अच्छा पटांग टाइप का है, मतलब ऊट पटांग बजाय अच्छा पटांग टाइप, तो हम वर्क निकाल सकते हैं ना। तो जैसे मैंने एक ग्राफ लिया है, ग्राफ का क्वेश्चन है, मैं ऐसे किताब में नोट करता हूँ। ये जैसे मैंने एक ग्राफ बना हुआ है, मैं उस ग्राफ को ऐसे ही बना देता हूँ, चलिए इनके हिसाब से। मतलब ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ठीक है, और बस ज़्यादा नहीं गए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ऐसे चले गए, ठीक है। ये मान लिया आपका डिस्प्लेसमेंट है, और ये मान लिया आपका फोर्स है। फोर्स न्यूटन में है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यू ग्राफ में दे दी आपको। मान लिया आपको ये इस प्रकार से ग्राफ दे दिया गया, ठीक है। उन्होंने कहा बॉडी जो है ए पॉइंट से चली और ये होते होते यहाँ तक आ गई, ठीक है, और फोर्स और एस के बीच में ग्राफ दे दिया उन्होंने कहा वर्क निकालिए।
तो मान लिया ए से बी तक गई, फिर बी से सी तक गई, सी से डी तक गई, डी से ई तक गई। तो अभी हमने बताया कि भाई वर्क कैसे निकलेगा, एरिया निकाल करके। निकालो एरिया। अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो ये ट्रायंगल बना हुआ है ना, ट्रायंगल दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी लंबाई कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये चौड़ाई 1 है, ये 5 है, तो 5 × 1 यानी कि 5 हो गई वैल्यू। ये कैसा शेप है, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम दिख रहा है, ट्रेपेजियम होता है। तो एरिया कैसे निकलेगा, 1/2 आमने सामने की पैरेलल साइड का सम। तो ये है 5 और ये है 6, तो 5 + 6 और इंटू इनके बीच की दूरी 1, तो 1/2 इंटू 6 5 11, यानी 11/2 आ गई। ये शेप कैसा है, ये ट्रायंगल का शेप है, तो इसका हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, हाफ बेस हो गया 3 से 5 यानी 2, और हाइट हो गई ये वाली 6, यानी कि 2 यानी कि इसकी वैल्यू 6 आ गई। ये कैसे आई, ये भी ट्रायंगल बना हुआ है, और हमने ये वाली वैल्यू मानी, यहाँ पर मान लेते हैं इधर 3 है। ठीक है, तो ये है 1, तो हाफ इंटू ये हो गई 1 × 3, तो 3/2 हो गई, ये 3/2 हो गई। लेकिन ये एरिया निगेटिव है, इसलिए ये वर्क निगेटिव लिया जाएगा, है ना। तो अब आप इसको प्लस इसको माइनस इसको कर दो, तो ये आपका वर्क निकल आएगा। ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, पीएमटी 2011 में भी था और 2005 पीएमटी पूछा गया था। नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते। ठीक है, तो एक तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक मान लीजिए आपको दे दिया गया, मतलब ऐसा क्वेश्चन दिया गया, मतलब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, इस पर 1-2 क्वेश्चन आते हैं, एक तो आना ही आना है, नहीं आया तो अब हमको दौड़ा थोड़ी लोगे तुम। इन्होंने कहा कि फोर्स दिया हुआ है 7 - 2x + 3x², ये फोर्स दिया हुआ है ना, और बॉडी x = 0 से लेकर के x = 5 तक गई है। तो कहते हैं वर्क निकालो। अब साफ साफ दिख रहा है कि फोर्स x पर डिपेंड करता है, x का फंक्शन है। तो हमने वर्क का फॉर्मूला क्या बताया आपको, F/dx, और x का मान 0 से 5 तक गया है, तो 0 से 5 f की वैल्यू 7 - 2x + 3x² dx। अब देखो, क्योंकि बायोलॉजी वालों को मैथ में दिक्कत होती है, ये अलग अलग इंटीग्रल हो जाएगा। 0 से 5 7 dx अलग हो जाएगा, माइनस 0 से 5 2x dx अलग हो जाएगा, प्लस 0 से 5 3x² dx अलग हो जाएगा। अब देखो 7 तो बाहर हो गया। हमने भी कहा था कि x के साथ dx के साथ अगर कोई x का फंक्शन नहीं तो उसका इंटीग्रल x होता है, तो इसका इंटीग्रल x हो जाएगा। और लिमिट रखते वक्त क्या करते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं, 0 से 5 लिख देते हैं, -2 बाहर लिख दो। x की पावर 1 है, और x पावर n का हमने क्या बताया, x पावर n + 1 n + 1, तो x की पावर 1 + 1 1 + 1 nx²/2, लिमिट 0 से 5 लिख दो, 3 बाहर कर दो। x पावर 2 का क्या होगा, x 3/3, 0 से 5 कर दो। ठीक, यहाँ निकाल रहे हैं। फिर तरीका ये होता है, पहले x की जगह 5 कर दो तो 5 हो जाएगा, फिर माइनस कर दो, फिर 0 कर दो तो 0 आ जाएगा, फिर -2 है, ये 2 बाहर निकालो, ये वाला। x की जगह 5 कर दो तो स्क्वायर है ना, 5 25 और -0, फिर +3, x ये भी 3 बाहर निकालो, x की जगह 5 कर दो, 5 25 125 -0, ये 2 कट गया, 3 कट गया, तो 7 × 35 -25 + 125 निकाल लो, जो भी इसकी वैल्यू आएगी। यूनिट चूंकि इन्होंने फोर्स की दी हुई है, जूल में है, ये मीटर में है तो इसकी जूल आ गई, फोर्स की न्यूटन में है तो जूल आ गई। ठीक है, अगर फोर्स डाइन में होता और ये सेंटीमीटर होता तो और आ जाता। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, तो हम 1-2 क्लास और लेंगे, तब इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, सो कर लीजिएगा।